हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल KS वाला। एज यू नो दैट हमने अभी तक 9 लेक्चर्स conduct किए हैं about the high court terminology in which different terms were being discussed about the functioning of the courts, the structure of the courts, the personalities associated with these courts, and the different functions of these personalities. So today I will discuss some 10 terms with you, which are actually you can say that which starts at the time when there is actually the criminal case. तो जब भी फॉर्म स्टोरी फॉर यू पीपल की स्टोरी फॉर्मेट में हम ये टर्म्स डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले क्या होगा अगर कभी क्रिमिनल एक्ट होता है तो कहाँ से शुरू होती है चीज़ें। फिर जैसे कि द फर्स्ट टर्म विच वी विल डिस्कस टुडे इज दी, यू ऑल नो the term इंक्वायरी। ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या होती है इंक्वायरी? टर्म है क्या? इंक्वायरी एक्चुअली कौन करता है? इट इज ओनली डन बाय मैजिस्ट्रेट, या यू कैन से दैट जो कोर्ट में होते हैं जज, दे कैन ओनली इंक्वायर। हमने दो टर्म्स साथ साथ सुने होंगे, एक तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। हमें बहुत बार ये भी डाउट होता है कि शायद ये दोनों टर्म्स एक ही है, बट ये एक ही टर्म नहीं। इंक्वायरी जो है इट्स एक्चुअली जो कंडक्ट करता है कौन? मैजिस्ट्रेट या कोर्ट। किसी केस में फॉर एग्जांपल कहीं पे भी क्रिमिनल सीन हो गया या सिविल केस है तो जज और कोर्ट या मैजिस्ट्रेट और जज क्या है? मैजिस्ट्रेट ही जज ही है, लेकिन उसका डिफरेंस क्या है जज से कि उसके कम पावर होते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन जज एंड मैजिस्ट्रेट। तो इंक्वायरी हमेशा कौन करता है? या तो मैजिस्ट्रेट या तो कोर्ट में कौन होते हैं? जज। दैट इज द इंक्वायरी वर्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम इसी जैसा एक वर्ड देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन जो है एक्चुअली एक प्रोसीडिंग है जो कौन करता है? जो एक पुलिस ऑफिसर करता है या पुलिस करती है। ठीक है, किस लिए? ताकि एविडेंस कलेक्ट किया जाए। जैसे मैंने कहा, समझो एक क्रिमिनल सीन हो गया है तो इंक्वायर पहले कौन करता है? जज या मैजिस्ट्रेट। उसके बाद इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन करने का पावर कोर्ट ही देती है किसी पुलिस पर्सन को कि आप एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे इस केस में और जो आपको फिर कोर्ट के सामने रखने हैं। ठीक है, ये अथोराइज कौन करता है? मैजिस्ट्रेट या जज ही अथोराइज करता है किसी पुलिस ऑफिसर को, और वही फिर करता है कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज ओनली दैट इट इज कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, एंड दिस इज कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर हु इज अथोराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट टू कंडक्ट दैट इन्वेस्टिगेशन। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। सो विल राइट फॉर द इंक्वायरी. Inquiry will write, it means every inquiry conducted by a magistrate. It means every inquiry conducted by a magistrate or the court. Second, you will write investigation. In this will write, it means all the proceedings for the collection of evidence, conducted by a police officer, or by any other person who is authorized by a magistrate. Third term I will discuss with you people, that is the term summon. You will create the story behind these words. For example, पहले इंक्वायरी शुरू हो गई, वो जज ने करवाई या मैजिस्ट्रेट ने, फिर उसने किसी पुलिस वाले को बोला कि इन्वेस्टिगेट करिए इस मैटर को। मान लो कि मर्डर हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और पुलिस ने कुछ बताया कि फलानी शख्स इसमें इन्वॉल्व है। तो कोर्ट क्या करेगा? उस शख्स को बुलाएगा कोर्ट में। ठीक है, दैट कॉलिंग ऑफ दैट पर्सन दैट इज टर्म्ड एज समन। यानी कि ये क्या है? समन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑर्डर दिया गया होता है किसी शख्स को, किस लिए? कि आपको अपीयर होना, आपको आना है कोर्ट के सामने, पेश होना आपको, उसी को बोलते हैं समन। ठीक है, ये कौन करता है? यही कोर्ट
इश्यू करता है समन, फिर उस इंसान को, पर्टिकुलर पर्सन हु इज रिलेटेड टू द केस, उसको बुलाया जाता है कोर्ट। तो समन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें जो क्या करता है, बुलाता है उस शख्स को कहां पे, कोर्ट में। तो आप इसको वैसी स्टोरी समझ लेना, इंक्वायरी फर्स्ट कंडक्टेड बाय जज और मैजिस्ट्रेट, इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। उसके बाद मान लो कि किसी इंसान का पता चल गया कि कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है, उनके लिए क्या निकलेगा फिर, समन बाय द कोर्ट। सो यू राइट द समन, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, it is a legal document that orders a person to appear, in court, that orders a person to appear in court at a specific time, that orders a person to appear in court at a specific time. इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है, that is the term दस्ती समन। दस्ती समन का मतलब क्या, दस्ती एक्चुअली एक पर्शियन वर्ड है विच मीन्स बाय हैंड। बट आई मेंशन दस्ती इज अ पर्शियन वर्ड विच मीन्स बाय हैंड। समन वही है, दैट मीन्स वही समन जो इससे पहले हमने डिस्कस किया, उसको बाय हैंड डिलीवर करना उस पर्सन तक, इमरजेंसी में यूज होता है। किसी के लिए आपको समन ऑर्डर निकाला है कोर्ट ने, तो दस्ती मीन्स यू हैव टू टेक इट बाय हैंड एंड यू हैव टू, यू कैन से दैट उस शख्स को देना आपको, दैट आपको कोर्ट से बुलावा आया है। तो दैट इज टर्म्ड एज दस्ती समन। सो विल राइट हियर, दस्ती इज अ पर्शियन वर्ड, दस्ती इज अ पर्शियन वर्ड which means by hand, which means by hand। अब देखो समन बहुत लोगों के लिए निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्राइम किया, उसको समन लिया, या कोई विटनेस है किसी केस के रिलेटेड, उसको कोर्ट बुला रहा है कोर्ट में कि आप गवाही दो यहाँ पे, उसके लिए भी समन ऑर्डर हो सकता है। तो समन किसी के लिए भी हो सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट यू विल राइट इन दिस दस्ती समन, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, it is a process that involves delivering a summon to a witness or defendant, delivering a summon to a witness or defendant in person by hand, in person by hand, in person by hand। मान लो किसी शख्स को जिसने क्राइम किया था उसके खिलाफ समन इशू हो गया था और वो आया नहीं। आई एम क्रिएटिंग ए स्टोरी फॉर यू पीपल, वो आया नहीं, तो क्या होगा फिर, कोर्ट एक और डॉक्यूमेंट इशू करेगा, उससे हम बोलेंगे वारंट। कोर्ट विल इशू या जज इशू करेगा वारंट। तो वारंट क्या है, ये एक रिटन ऑर्डर है। ये वारंट पुलिस को दिया जाएगा कि अब आप उस शख्स को, आप उसको, यू कैन से दैट अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने वारंट मूवीज में आपने देखा होगा, अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट, ठीक है, या किसी प्रॉपर्टी को सीजर, किसी प्रॉपर्टी का किसी चीज को सीज करना हो तो उसके लिए वारंट कोर्ट देता है। तो दैट इज इट इज रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें क्या किया जाता है, एक पर्सन को ऑथराइज किया जाता है एक्शन लेने के लिए। पर्सन क्या, पुलिस की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या कर सकता है, या तो अरेस्ट कर सकता है, सो यू कैन से देयर इज अरेस्ट वारंट, या क्या कर सकता है, दैट इज द सर्च या सीजर। ये तीन चीजें होती है जिससे वारंट्स करता कौन है, ये पुलिस करता है, और ये इशू करता कौन है, कोर्ट इशू करता है। दैट इज द वारंट। सो यू राइट इन द वारंट, इट इज अ रिटन ऑर्डर दैट ऑथराइजेस, it is a written order that authorizes a specific action a specific action such as an arrest, search or seizure next we will write, these are issued by a judge or magistrate, a judge or magistrate। अब जब वारंट निकाला, पुलिस अरेस्ट करने चली गई, ठीक है, तो अब है क्या ये वर्ड्स, दो चीज आती है यहां पे। एक तो हम कहते हैं डिटेंशन, ठीक है, और एक वर्ड है अरेस्ट।
देखिए आई एम ट्रीटिंग स्टोरी। इंक्वायरी जज ने की, उसने इन्वेस्टिगेट करने को पुलिस को कहा, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उसने पता लगा लिया कौन कौन से लोग कौन कौन से शख्स इन्वॉल्व है केस में, उनके खिलाफ समन निकला, ठीक है, किसी के खिलाफ दस्ती समन निकला, फिर अगर वो नहीं आए तो क्या हो गया, वारंट ही निकला, अरेस्ट कर दो उनको, ठीक है। इसके बाद अरेस्ट में फिर पुलिस क्या कर सकती है, या तो डिटेंशन कर सकती है या तो अरेस्ट कर सकती है, 2 वर्ड्स है। अभी डिटेंशन क्या है, इसका मतलब है बंद करना किसी को, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। डिटेंशन 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, यू आर डिटेनिंग अ पर्सन, पूछताछ करने के लिए। डिटेंशन का मतलब जिससे शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इट इज फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज अरेस्ट। ये क्या होता है कि किसी के खिलाफ अब पता है कि इसने क्राइम किया है, केस चल रहा है कोर्ट में, अब पता है कि क्राइम किया है, केस में लगता है फॉर एग्जांपल 1 मंथ 2 मंथ लगेंगे, तो तब तक क्या होता है, वो अरेस्टेड होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको जब पता है कि आपने ऑब्जर्व किया है कि इसने कमिट किया, इस शख्स ने क्राइम, इसी ने, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पूरा नहीं पता होता है, आपने बस पूछताछ के लिए ला किसी को बंद किया, उसे कहते हैं डिटेंशन फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अरेस्ट में यू नो दैट द पर्सन हैज कमिटेड द क्राइम, अब कोर्ट का बस फैसला सुनाना बाकी है। अब जब तक कोर्ट फैसला सुनाएगी तब तक वो क्या रहता है, द पर्सन इज अरेस्ट, ठीक है। तो आप लिखेंगे डिटेंशन, 6th term you write detention. It means confinement, which is usually, it means confinement, CONFINEMENT, confinement which is usually for a short time. It means confinement which is usually for a short time. यहाँ पे important क्या है, short time के लिए होता है detention. Next you will write arrest, the 7th term arrest. The act of apprehending the act of apprehending and taking a person into custody because the person has been suspected of or observed committing a crime, और ऑब्जर्व कमिटिंग ए क्राइम। मान लो कि अरेस्ट भी हो गया पर्सन, इसी की कहानी को ही आगे हम बढ़ाते। अब कोर्ट में जो केस चल रहा था 5-6 दिन के बाद अब कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इसने क्राइम किया है। अब कोर्ट क्या करेगी, अब कोर्ट बोलेगी कि अब इसको सजा देगी। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने बोले इसको 3 साल के लिए जेल में रखा जाएगा, अब उससे कहेंगे इम्प्रिजनमेंट, उस टर्म के लिए अलग है, दैट इज बट उससे पहले आई विल डिस्कस वन अदर वर्ड विथ यू। जो ये कोर्ट जो सजा देता है दैट इज द सेंटेंस कहते हैं उसको, यानी कि सेंटेंस, सजा सुनाई गई है, ठीक है। सेंटेंस का मतलब कि कोर्ट ने अब डिक्लेयर कर दिया कि हाँ जी क्राइम इसी ने किया है, तो सेंटेंस सुनाई जाएगी, इसकी सजा 3 साल के लिए मिलती है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर होता है इम्प्रिजनमेंट। अब देखो ये तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं, डिटेंशन फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, अरेस्ट जब आप किसी पे शक किया, किसी को आपने देखा वो क्राइम करते हो, आपको पता है यही है, अब बस कोर्ट को फैसला सुनाना है। तो इसके बाद जब कोर्ट फैसला अपना सुनाती है, उसको जैसा पुलिस को हुक्म देती है कि इसको बंद रखा जाए फॉर 2 years 3 years वट एवर द ड्यूरेशन विल बी, जैसा भी कोर्ट कहेगा, तो उसके बाद उस टर्म को कहते हैं इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो आप लिखेंगे इम्प्रिजनमेंट में द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग इन और पुटिंग बिहाइंड द बार्स against sentence awarded by a judge। सेंटेंस मैंने आपसे कहा क्या मतलब है, फैसला सुनाना, दैट इज सेंटेंस, उसी को हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस अवॉर्डेड बाय अ जज और मैजिस्ट्रेट, अवॉर्डेड बाय अ जज और मैजिस्ट्रेट। तो एक और टर्म जो है, I will mention the 9th term, that is judicial custody। जुडिशियल कस्टडी क्या है, कस्टडी होता है कि किसी को बंद रखना, लेकिन जुडिशियल का मतलब क्या है, जब ऑर्डर्स देगा कोर्ट दैट यू हैव टू कीप दिस पर्सन इनटू दिस कस्टडी या पुलिस स्टेशन, किसके ऑर्डर की वजह से, मैजिस्ट्रेट की। जब मैजिस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल आई एम द मैजिस्ट्रेट, मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि फलानी शख्स को 5 दिन के लिए कस्टडी में लिया जाए पूछताछ के लिए। जब मैंने कहा था कि बंद करते हैं
कुछ दिनों के लिए पूछताछ के लिए, वो क्या होता है जुडिशियल कस्टडी, क्योंकि ये मैजिस्ट्रेट ने कहा कि इससे 5 दिन की रिमांड में लिया जाए, इसको बंद रखा जाए 5 दिन के लिए पूछताछ के लिए, उसे कहते हैं जुडिशियल कस्टडी. सो राइट इन दिस, इट मीन्स द पर्सन इज केप्ट, it means the person is kept in prison, the person is kept in prison on the orders of the magistrate. On the orders of the magistrate. फिर next 10 term is the actual custody. ठीक है, जिसे हम कहते हैं फिजिकल कस्टडी, या यू कैन से दैट फिजिकल कंट्रोल किसी पर्सन का होना, या प्रॉपर्टी, कभी कोर्ट ऐसा भी बोल सकती है इस प्रॉपर्टी को सीज किया जाए, इसको कस्टडी में लिया जाए, गवर्नमेंट कस्टडी में लिया जाए. तो कस्टडी मतलब फिजिकल कंट्रोल होना किसी पे. जुडिशियल क्या था, जहां पे आपको मैजिस्ट्रेट ने बोला कि इसको बंद रखा जाए, कुछ दिनों के लिए प्रिजन में रखा जाए, तो जब तक इससे पूछताछ की जाएगी. लेकिन कस्टडी किसी के लिए भी हो सकता है, इंसान के लिए भी, किसी को पुलिस कस्टडी में रखा गया, या प्रॉपर्टी जब सीज होगी तो कोर्ट ने कहा कि इसको कस्टडी में, गवर्नमेंट कस्टडी में लिया जाए, इसको बंद रखा जाए अंडर द गवर्नमेंट, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल कस्टडी. तो यू राइट इन दिस कस्टडी, it refers to the physical control of a person. It refers to the physical control of a person or property. Physical control of a person or property. अब देखो पर्सन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने फिजिकल कंट्रोल पर्सन का कहा, ये बस इतना ही नहीं किसी को जेल में रखना है. कस्टडी मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लो जब 2 लोगों के बीच में डिवोर्स होता है, उनके बच्चे होते हैं, फिर वो केस करते हैं कि बच्चे किसके साथ रहेंगे. दैट मीन्स वो मांग रहे कस्टडी बच्चे की, कि फिजिकली बच्चा किसके साथ रहेगा, उसे कहते हैं कस्टडी. यहाँ पे हम प्रिजन, ऑलमोस्ट प्रिजन की बात नहीं कर रहे हैं. कस्टडी इज हैविंग फिजिकल कंट्रोल ऑन दी पर्सन. फिर कोर्ट बताता है, फिर वो देखता है कि जिस फादर जो है, इनकी इनकम क्या है, इनके हालात क्या है, मदर के हालात क्या है, उनकी इनकम क्या है, उस हिसाब से फिर कस्टडी दी जाती है बच्चों को. क्या बच्चे फादर के साथ रहेंगे या बच्चे मदर के साथ रहेंगे. तो जिसको भी देंगे या बच्चे दिए जाएंगे, उसे कहेंगे कि बच्चों की कस्टडी मिली उस शख्स को, और उस शख्स को राइट है अब किस चीज के लिए, वो डिसीजन ले सकता है. जो चाइल्ड की अपब्रिंगिंग है, तो वही डिसीजन लेगा जिसको कस्टडी मिलती है, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, दोनों में से जिसको भी कस्टडी मिलेगी, ही और शी हैज अ राइट टू टेक डिसीजंस इन द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन. तो दैट इज द फिजिकल कंट्रोल ऑफ द चिल्ड्रन. तो उसको भी कस्टडी ही कहते हैं. ये भी कौन, कोर्ट ही करता है. आपने देखा होगा डिफरेंट दिस टीवी पे आपने देखा होगा डिफरेंट मूवीज या डिफरेंट सीरियल्स में ये सब होता रहता है आजकल, जहां पे डिवोर्स होता है और बच्चों की कस्टडी दी जाती है बाय कोर्ट. ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें, इट रेफर्स टू द फिजिकल कंट्रोल ऑफ ए पर्सन और प्रॉपर्टी. नेक्स्ट यू विल राइट, इट कैन ऑल्सो रेफर टू द केयर एंड मेंटेनेंस. It can also refer to the care and maintenance of a child, care and maintenance of a child, including the right to make decisions, including the right to make decisions about the child's upbringing, about the child's upbringing, about the child's upbringing. तो आज इतना रखते हैं. 10 टर्म्स आर सफिशिएंट फॉर टुडे. सो मुझे और भी टर्म्स डिस्कस करनी थी, बट टाइम कम होने की वजह से आई एम ओनली एबल टू डिस्कस 10 टर्म्स. टुमारो आई विल डिस्कस द टर्म्स रिलेटेड टू ऑफेंसेस. जो भी हम ऑफेंसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस एक तो हो गई जनरल टर्म, जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो व्हाट आर दीज टर्म्स, व्हाट आर दीज ऑफेंसेस. बट वो ऑफेंसेस जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, उनके एक्चुअल वर्ड्स क्या है, जो जुडिशियल लैंग्वेज है एक्चुअली, वही आपको जाननी है. वही आपके लिए टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता नहीं है. एवरीवन knows what is murder, what is rape, what is kidnapping. But those terms which are not known by you people, those you have to know. So for example, I will discuss abetment, sedition, rioting, affray, harbor, ठीक है, voyeurism. ये सब टर्म्स जो है, ये वो टर्म्स है जो ऑफेंस, जो गुना, जो कहीं ना कहीं पे क्राइम है ये, लेकिन आपको नहीं पता है इन क्राइम्स को बोलते क्या है. सो आई विल डिस्कस द टर्म्स रिलेटेड टू ऑफेंसेस. आज के लिए आपके लिए एक कहानी थी कि क्या हो गया, जैसे इंक्वायरी जो शुरू होता है क्राइम, तो उसके साथ क्या क्या होता है. तो ये सब कहानी इसके रिलेटेड थी. कल मैं बताऊंगा कौन कौन सा क्राइम है, किसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. जैसे मैंने कहा था क्राइम को कौन डिफाइन करता है, जैसे आईपीसी मैंने कहा था, इंडियन पीनल कोड, जिसका नाम भी चेंज किया गया था, दैट वाज भारतीय न्याय संहिता. तो उसी के हिसाब से कौन सा टर्म जो है यूज होता है किस क्रिमिनल एक्ट के लिए. So I will discuss all those terms with you people. Stay connected to the channel and do subscribe the channel. And one more thing I want to add here, that in last lecture I will bring some special things for you people which are very much in current scenario for judicial services.
like we have e-courts in India, we have this alternate dispute this resolution, ठीक है, इस पे हम लोक अदालत is there, so you have to know about these, you can say, institutions which are you can say that subsidiary or offshoot institutions of judicial system of India. तो अक्सर मैंने देखा कि जो भी मैंने लेक्चर्स अभी तक चेक किए ये चीज़ें बताई नहीं गई है, बट आई विल एड दीज थिंग्स बिकॉज अगर करंट अफेयर्स से जुडिशियल सिस्टम में पूछा जाएगा तो यही होगा ई कोर्ट्स। ई कोर्ट क्या है, ये पहली बार कहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया, कैसे ई कोर्ट काम करता है, लोक अदालत क्या है, या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है, ये सब कैसे काम करते हैं जुडिशियल सर्विसेज, ऑल दीज टर्म्स आई विल डिस्कस विथ यू पीपल इनटू द एंड क्लास। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।